नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर पर। आइए आज से हम सभी लोग हिंदी की एक नई पहल शुरू करते हैं। हिंदी नए सिरे से हम लोग जानना शुरू करते हैं, हिंदी की पहचान शुरू करते हैं। हिंदी के लिए हम एक नई पहचान बनाना शुरू करते हैं। हिंदी कहाँ से आई, कैसे सीखी गई। और एक चीज़ जानते रहिएगा, आज से अरविंद कुमार यादव आपसे वादा करता है कि संभवतः आपको रोज़ हिंदी की एक नई वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो अब मान के चलिए कि बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले, तो अब मान के चलिए कि आपका ये वीडियो जो है मिस नहीं होगा। ठीक, रोज़ आपको एक नया क्लास तो मिलना ही मिलना है। तो चलिए बिना समय लेते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भैया हिंदी की, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ ना। तो हिंदी भाषा के अगर जन्म की बात कही जाए या हिंदी भाषा के उत्पत्ति की बात की जाए, तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं नहीं आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा। अच्छा, जो संस्कृत थी भैया, इस समस्त भाषाओं की जननी कही जाती थी। समस्त भाषाएं यानी जितनी भी भाषाएं हमारे विश्व में हैं, सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो यह संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत समस्त भाषाओं की क्या कही जाती है भैया? जननी कही जाती है। अच्छा, ये जो संस्कृत भाषा थी भैया ना, यह जब इसका प्रयोग ज़्यादा होता चला गया तो एक समय आया कि इसमें विकृतियाँ उत्पन्न हो गई। जब विकृतियाँ उत्पन्न हो गई तो यह संस्कृत भाषा दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक हो जाए अगर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस संस्कृत भाषा के अगर समय की बात कही जाए भैया, तो यह समय आपके लगभग 1500 ईसा पूर्व की बात करता है। यानी यह समय आपका 1500 ईसा पूर्व की बात करता है। 1500 ईसा पूर्व पहले भैया संस्कृत बोली जाती थी। और यह संस्कृत भाषा जब विभक्त होती है तो किसमें विभक्त होती भैया? एक होता है आपका वैदिक संस्कृत, एक होता है आपका वैदिक संस्कृत, और दूसरी भाषा निकल कर आती भैया लौकिक संस्कृत की। एक भाषा निकल कर आती है वैदिक संस्कृत की और दूसरी भाषा आपकी निकल कर आती है लौकिक संस्कृत की। जो वैदिक संस्कृत थी यह वेदों की भाषा बनकर रह गई। यानी यह किसकी भाषा थी भैया? वेदों की भाषा। ठीक, वैदिक संस्कृत किसकी भाषा थी? वेदों की भाषा थी। वेदों की भाषा बनकर रह गई। यह आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा नीचे ले देता हूं। यह वेदों की भाषा थी। किसकी भाषा थी भैया? वेदों की भाषा थी। अब देखिए जो लौकिक संस्कृत थी, एक चीज जानिएगा, इसकी भाषा थोड़ा से कठिन थी, क्लिष्ट भाषा थी, जिसका प्रयोग करने के लिए या जिसका उच्चारण करने के लिए हमें ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते थे। इसका उच्चारण विद्वान लोग किया करते थे, जैसे पंडित लोग ज़्यादा किया करते थे। ठीक, लेकिन जो लौकिक संस्कृत थी यह लोकधनिक किसकी भाषा थी भैया? लोगों की भाषा थी, लोगों की भाषा। अच्छा, एक चीज आप पूरा ध्यान दीजिएगा, इसका समय जो था यह भैया 1500 से 700 ईसा पूर्व की था। और इसका जो लौकिक संस्कृत की भाषा थी भैया, ध्यान दीजिएगा, लौकिक संस्कृत जो भाषा थी इसका समय 1000 इसी के मध्य से निकलती है। 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और दूसरी चीज, जो आपकी संस्कृत थी भैया ना, लौकिक संस्कृत, उसी लौकिक संस्कृत को एक अन्य नाम दिया जाता है, और जिसका अन्य नाम था भैया, आप मान के चलिए, उत्तर संस्कृत। क्या था भैया? उत्तर संस्कृत। इसी को उत्तर संस्कृत कहा गया। ध्यान दीजिएगा, यह वेदों की भाषा थी, तो इसमें क्या लिखे गए भैया? वेद लिखे गए। और यह किसकी भाषा थी? लोगों की भाषा थी। तो ध्यान दीजिएगा, वह वेद लिखा गया तो इसमें आपके क्या लिखे गए? तो इसमें जैसे आपके रामायण ग्रंथ की रचना हुई, रामायण ग्रंथ की रचना हुई। ठीक,
इसी में आपके महाभारत की रचना हुई। ठीक, इसी महाभारत की रचना। अच्छा, इसी में आपके उपनिषद लिखे गए, इसी में आपके पुराण लिखे गए, इसी में आपके वेदांग लिखे गए, इसी में आपके उपवेद लिखे गए। तो इत्यादि चीजें इसमें लिखी गई। ठीक, अब देखिए, जब इसकी भाषा क्लिष्ट थी तो इसका प्रयोग तो सभी लोग कर नहीं पाते थे। लोग किसका प्रयोग करते थे भैया? लौकिक संस्कृत की। जब लौकिक संस्कृत का प्रयोग हम करते थे तो हमारी भाषा जो आगे बढ़ेगी वो किससे बढ़ेगी भैया? लौकिक संस्कृत से ही बढ़ेगी। तो हमारी भाषा जब लौकिक संस्कृत से आगे बढ़ती है तो इससे जो भाषा उत्पन्न होती है उस भाषा का नाम था भैया पाली भाषा। कौन सी भाषा थी भैया? पाली भाषा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पाली भाषा थी इसका जो समय था भैया 500 ईसा पूर्व से लेकर पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी भैया? आपकी पाली भाषा थी। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पाली तक पहुंच गए। जैसे आप पहले से सुने होंगे भैया, सबसे पहले हमारे यहाँ कौन सा धर्म चलता था? सनातन धर्म। जो सनातन धर्म, पंडित जी आपके यहाँ आते हैं ना और बड़े प्रेम से कहते हैं बोलिए सनातन धर्म की जय, तो उस सनातन धर्म था हमारा आपका। लेकिन सनातन धर्म का जब विकृत रूप हुआ तो इससे आपका क्या आता भैया? बौद्ध धर्म आता है। इससे आपका बौद्ध धर्म आता है और बौद्ध धर्म के बाद आता भैया जैन धर्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वही हाल होता है। जब बौद्ध धर्म वाले आते हैं ना तो वो क्या करते हैं भैया? जो आपकी वैदिक संस्कृति थी उसका रूप परिवर्तन करके किस भाषा में ले देते हैं? पाली भाषा में। और इसमें उन्होंने अपनी भाषा की रचना किया, बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनी भाषा की रचना किया। अच्छा, दूसरी चीज, यह जो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली भाषा, इसे भैया प्रथम या भारत की, हम भारत की भी लिखेंगे, भारत की प्रथम देसी भाषा कहा गया। अगर आपसे कभी पूछेगा भारत की प्रथम देसी भाषा कौन थी तो वह पाली भाषा थी भैया। ठीक, अब ये जो पाली भाषा थी भैया, इसी भाषा से आगे चलकर आपका होता भैया प्राकृत भाषा का जन्म। प्राकृत भाषा, प्राकृत का जन्म होता है। और जो प्राकृत का समय था भैया वह प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक की भाषा को हमने क्या कहा भैया? प्राकृत भाषा कहा। लेकिन ये प्राकृतिक भाषा जो थी भैया, इसे सबसे पहले मलेच्छों की भाषा कहा गया। किसकी भाषा कहा गया? मलेच्छों की भाषा। किसकी भाषा कहा गया भैया? मलेच्छों की भाषा। यानी प्राकृतिक भाषा को मलेच्छों की भाषा नाम दिया गया। ठीक, अब देखिए भैया, इसी को मलेच्छों की भाषा कहा गया और इसी प्राकृत भाषा से एक अन्य भाषा आपकी निकलती है। यानी प्राकृतिक भाषा का रूप आगे बढ़ता है और इसी भाषा से आपकी निकलती भैया अपभ्रंश। ठीक, इसी भाषा से किसका विकास होता है? अपभ्रंश का विकास होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो अपभ्रंश था भैया, अपभ्रंश का समय भैया 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईस्वी से लेकर कितनी ईस्वी तक माना जाता है? 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, जब 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक इसकी भाषा माना गया तो अपभ्रंश का भी विकास हुआ। अभी हम आपको चलकर आगे बताएंगे कि अपभ्रंश का विकास भैया 7 रूपों में होता है। ठीक, अपभ्रंश का विकास 7 रूपों में होता है और वह किन किन, जैसे अपभ्रंश में आपका हो जाता है सौर सैनी अपभ्रंश।
ठीक। इसके बाद आपका खस अपभ्रंश, ठीक, पैचासी अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, फिर मागधी और अर्धमागधी, इस 7 प्रकार के अपभ्रंश निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को लेकर आऊंगा और एक एक चीज को तोड़ के आपको दिखाऊंगा। अब हिंदी का पोस्टमार्टम होगा, ठीक। अब आज से आप लोग तैयार हो जाइए और हिंदी को बेहतर ढंग से सीखिए। ध्यान दीजिएगा, मैं दवा बहुत छोटी दूंगा, लेकिन जितनी भी दूंगा पूरी कारगर दवा दूंगा। यानी आपकी वीडियो छोटी भले होगी, लेकिन जितना होगा वह मूल चीज होगा। आप सीखेंगे, एक बार नहीं, इस वीडियो को छोटा समझिएगा और ज़्यादा सीखिएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। तो इन चीज़ों को आज एक बार आप स्क्रीनशॉट मारकर चलते हुए रास्ते में आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक। कल हम फिर लेकर आएंगे भैया आप लोगों के लिए अपभ्रंश के 7 रूपों को। और ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ साथ अब पहले हम भाषा सीखेंगे, बोली सीखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम साहित्य में घुस जाएंगे और वहाँ से जब निकलेंगे तो व्याकरण में घुस जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं व्याकरण पहले पढ़ा दूंगा, आप कहेंगे तो साहित्य भी पहले पढ़ा सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। हिंदी हम लोग अब नए ढंग से सीखेंगे, हिंदी में आपको एक नई पहचान बनाना है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ठीक। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।